हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है। देखिए, ये जो आपकी संस्कृत सी है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा का परिचय। ये जो आपकी संस्कृत है ये आपके सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों में ही है। अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आज के इस वीडियो में या आपकी जो अब वीडियो होने वाली हैं उनमें हम संस्कृत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। यानी फुल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हें कवर करेंगे। तो आप बिना देरी करे जल्दी से ही मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। और भी वीडियोस आएंगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइम टू टाइम आप अपनी स्टडी कर पाएँ एग्ज़ाम से पहले एंड आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, कि आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी, कहाँ से आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं वीडियो के लास्ट में देती हूँ, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारक की परिभाषा एवं भेदों का नामोल्लेखन कीजिए। यानी जो कारक होता है इसकी परिभाषा और जो भेद हैं इनके बारे में आपको बताना है। चलिए देखेंगे कारक की परिभाषा के, कारक की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो इसे हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण में कारक वह होता है जो क्रिया के साथ किसी प्रकार का संबंध प्रकट करता हो। यानी कारक जो होता है संस्कृत भाषा में या संस्कृत व्याकरण में वो क्रिया के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध प्रकट करता है या अपना संबंध दिखाता है। यह शब्द और क्रिया के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है, और जो शब्द और क्रिया होती है उसके बीच का जो संबंध स्पष्ट करने का कार्य होता है वो कारक करता है। ठीक है, किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जिस प्रकार से क्रिया से संबंध होता है उसे संबंध को कारक कहते हैं। यानी किसी भी जो वाक्य है या कोई भी सेंटेंस हो उसमें संज्ञा और जो सर्वनाम के बीच का जो संबंध होता है उसको दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वही हमारे कारक होते हैं, या जो दिखाने का काम करे वही कारक कहलाता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे पढ़नीय के अनुसार। पढ़नीय के अनुसार क्या है, क्रियाएं संबंध संपत्त कारणीय, अर्थात क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे उसके 7 प्रकार होते हैं जिन्हें 7 कारक कहा जाता है। यानी जो क्रिया के साथ संबंध बनाते हैं उनके 7 प्रकार होते हैं और उन्हें ही 7 कारक कहा जाता है। अब ऐसे कौन कौन से 7 कारक हैं, कारक के जो भेद हैं या ये कहें जो प्रकार हैं वो 7 प्रकार होते हैं। कारक के मेनली 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखेंगे। पहला होता है हमारा कृत्य कारक। कृत्य कारक जो कर्ता होता है, जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। यानी जो भी कार्य कर रहा है वो कर्ता होगा। भक्ति जो होती है वो इसमें प्रथम होती है। ठीक है, इसमें हम उदाहरण लिखेंगे, राम पठति। तो कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम जो है वो प्रथम कारक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कारम कर्ता। कारम कर्ता जो कार्य है उसमें किस तरह से जिस पर कार्य होता है वह है, यानी जिस पर भी कार्य हो रहा है वो कारम कहलाएगा। इसकी जो भक्ति होती है वो द्वितीय होती है। उदाहरण के लिए, राम पुस्तक पढ़ती। राम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी कारक। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा कारण कारक। किस तरह से, संसाधन। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे जिससे कार्य किया जाता है वह कारण कहलाता है। यानी जिसके द्वारा कार्य हो वो कारण कहलाएगा, और इसकी जो भक्ति होती है वो तृतीय भक्ति में आ जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप इसमें लिखेंगे, राम लिखनिया लिखती। राम लिखने से ये लिखता है, किससे लिखता है, लिखनी से लिखते हैं, तो इसमें लिखनी जो हो जाएगी वो हमारी तृतीय कारक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांप्रदायिक कारक, जो हमारी प्राप्तकर्ता होती है। किस तरह से, जिसमें कुछ दिया जाए वह सांप्रदायिक कहलाता है। यानी अगर हम कुछ भी दे रहे हैं तो वो हमारा संप्रदाय हो जाएगा। इसकी जो विभक्ति होती है वो चतुर्थ होती है। उदाहरण के लिए, राम सीताए पुस्तक दे दांती। राम सीता को पुस्तक देता है, तो क्या दे रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं, किसको, सीता को, तो ये हमारे चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक जो होता है वो हमारा प्रस्थान होता है। किस तरह से, जिससे अलग हुआ जाता है वह अपादान होता है। यानी अगर हम किसी चीज़ को एक चीज़ से अलग करें तो वो हमारा अपादान कारक हो जाएगा। भक्ति जो होती है इसकी पंचमी होती है, यानी 5वें स्थान की। उदाहरण के लिए, ग्राम अगच्छति, गांव से आता है, यानी ये गांव से निकल रहा है, तो ये एक तरह से अपादान हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ मेरी आँख से आंसू निकल रहा है,
तो वो जो आंसू निकल रहा है ना, क्योंकि देखिए वो जो आंसू है वो मेरी आँख में था, आँख से वो जुदा होकर नीचे आ गया, यानी एक दूसरे से अलग हो गए, तो वो भी हमारा अपादान कारक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अधिकरण कारक, जो हमारा स्थान होता है, इसमें आप लिखेंगे जहाँ पर कार्य होता है वह अधिकरण कहलाता है या अधिकरण होता है, यानी जहाँ पर भी कार्य हो रहा है वो हमारा अधिकरण के अंतर आ जाता है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे इसकी जो भक्ति होती है वो संपंथमी होती है, और उदाहरण के लिए गृहवस्थी यानी घर में रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सातवां है हमारा संबंधित कारक। जो संबंधित कारक होता है वो संबंध को दिखाता है, किस तरह से संबंधों को प्रकट करता है। इसकी जो विभक्ति होती है वो षष्ठी होती है, यानी सातवीं होती है। उदाहरण के लिए रमस्य पुस्तक अस्ति, यानी राम की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? वो राम की पुस्तक है, यानी ये संबंध दिखाने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार कारक शब्द और क्रिया से संबंधों को स्पष्ट करता है, और जो कारक है वो इसी प्रकार शब्द और क्रिया का जो बीच का संबंध है उसको दिखाता है। संस्कृत भाषा में कारक प्रणाली के द्वारा काव्य रचना सरल, सुबोध और वैज्ञानिक होती है। सात कारकों के माध्यम से भाषा में सूक्ष्म अर्थों को भी स्पष्टता से अभिव्यक्त किया जाता है, और किस तरह से ये सूक्ष्म यानी बहुत बारीकी से सारे जो संबंध हैं उसको स्पष्ट करता है, ये अभी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संज्ञा पदों में लिंग, विभक्ति तथा वचन का नामोल्लेखन कीजिए। यानी यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनमें आपको जो लिंग है, विभक्ति है और वचन है ये बताना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। तो पहला है हमारा रमेण, दूसरा है हमारा बालकस्य, हरिण, गुरुमाण, लातिब, फले, यानानिन, मति, मतिपोषी, ऐसे आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। चलिए परिचय देखेंगे। परिचय से आप स्टार्ट करेंगे। संस्कृत भाषा में संज्ञा पदों का लिंग, विभक्ति तथा वचन के अनुसार रूप परिवर्तन होता है। यानी देखिए जब भी हम संस्कृत भाषा को चेंज करते हैं तो वो लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही परिवर्तन होते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे चेंज करने के लिए आ जाए तो आपको परिचय ज़रूर लिखना है। आप इस तरह से परिचय ज़रूर लिखना है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संज्ञा पदों को सही रूप जानने के लिए हमें उनके मूल रूप, लिंग और प्रयोग की स्थिति को समझना आवश्यक है, तभी हम उसे चेंज कर पाएंगे। अगर हमें उनका मूल रूप, उनकी जो प्रयोग है, उनका जो लिंग है या रूप है वो ही नहीं पता होगा तो हम कैसे उन्हें चेंज कर सकते हैं। नीचे ये दिए गए प्रत्येक शब्द का विश्लेषण क्रम किया गया है। अब किस तरह से हम इनको विश्लेषण कर सकते हैं या क्रम के अनुसार बता सकते हैं, चलिए देखेंगे। पहला वर्ड है हमारा रामेण, जिसका जो मूल शब्द है वो है राम। ठीक है, रामेण को ही राम कहा गया है। इसका जो लिंग है वो क्या है? पुल्लिंग, स्त्री नहीं है, ये पुरुष का नाम है। ठीक है, विभक्ति जो है वो तृतीय है, कारक कारक से है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वचन, एक वचन है इसमें, और अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ में आप लिखेंगे राम से, क्योंकि राम से ही बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बालकस्य, जो कि हमारा मूल शब्द है बालक। ठीक है, बालकस्य का मूल शब्द बालक है, और इसका जो लिंग है वो हम पुल्लिंग कह सकते हैं। विभक्ति जो है इसमें षष्ठी यानी संबंध कारक या का के से है। ठीक है, इसकी जो विभक्ति है। वचन की बात करेंगे तो ये एक वचन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो बालक का इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हरिण, इसका मूल जो शब्द है वो है हरि। ठीक है, इस वर्ड का मूल शब्द हरि है, और अगर हम इसके लिंग की बात करें तो ये पुल्लिंग है, और विभक्ति की बात करें तो द्वितीय है कर्म कारक को, ये इसकी द्वितीय हो जाती है। अगर वचन की बात करें तो यहाँ हम बहुवचन देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुवचन है, और अगर हम अर्थ की बात करें तो हरे, कई हरियों को है। ठीक है, एक हरि ना होकर कई हरियों से संबंधित है, इसीलिए ये बहुवचन है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुरुमाण, जिसका जो मूल शब्द है वो गुरु है। ठीक है, ये इसका जो मूल शब्द है वो गुरु से लिया गया है। अगर लिंग की बात करें तो ये पुल्लिंग है, विभक्ति की बात करें तो षष्ठीय विभक्ति है, संबंध कारक का या के से है, और वचन की बात करें तो ये बहुवचन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अगर इसका अर्थ देखें तो गुरुओं का है, गुरुओं का ही अर्थ है, या ये कहें गुरुओं की बात है, तो यहाँ पर हम बहुवचन देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लताभी, जिसका मूल शब्द है लता से। ठीक है, अगर हम इसके लिंग की बात करें तो ये एक तरह से स्त्रीलिंग है। ठीक है, विभक्ति की बात करें तो तृतीय कारण कारक से है, और अगर वचन की बात करें तो बहुवचन है, और अर्थ की बात करें तो लताओं से है, इसी वजह से ये जो है ये बहुवचन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फले, फले का जो मूल शब्द है वो फल से है, और जो लिंग है इसका
निपु संकलिन इसका लिंग है। देखिए अगर स्त्री और पुरुष की बात हो रही है तो आप वहाँ स्त्री और पुरुष लिख सकते हैं, लेकिन फूल हो गया और पेड़ पौधे हो गए, कोई भी चीज़ हो गई या ऐसी चीज़ जो निर्जीव है, वहाँ पर आप निपु संकली जो लिंग है उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विभक्ति की बात करें तो ये तृतीय कारक कारण कारक से है इसमें। ठीक है, अगर वचन की बात करें तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर अर्थ देखें तो फलों से बात हो रही है, इसीलिए बहुवचन में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ज्ञाननी। ज्ञाननी को अगर हम देखें तो इसका जो मूल शब्द है वो ज्ञान से लिया गया है, ज्ञाननी। ठीक है, अगर इसके लिंग की बात करें तो निपु संकलिन जो है वो इसका लिंग हो जाएगा। अगर विभक्ति की बात करें तो प्रथम और द्वितीय हो जाएगी, अगर इसकी विभक्ति कहें तो। अगर वचन की बात करें तो ये बहुवचन हो जाएगा। अर्थ देखेंगे तो ज्ञान, कोई ज्ञान कर्ता या कर्म के रूप में हो सकता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान कर्ता या फिर कर्म के रूप में होता है, इसीलिए ये जो है ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मति। मति के अंतर्गत आप लिखेंगे मूल शब्द जो है वो मति है इसका। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे लिंग की बात करें तो ये स्त्रीलिंग है, और विभक्ति की बात करें तो प्रथम या द्वितीय हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें वचन देखें तो ये बहुवचन है, और अगर अर्थ देखें तो मति मतियाँ कर्तव्य या कर्म के आधार पर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मतिषु। मतिषु की बात करें तो मूल शब्द इसका मति है, और लिंग की बात करें तो ये स्त्रीलिंग है। अगर भक्ति की बात करें तो संपत्ति अधिकरण कारक में होता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा संपत्ति अधिकरण कारक में हम देख सकते हैं। और अगर वचन की बात करें तो ये बहुवचन हो जाता है। अर्थ देखें तो अमितों में हो जाता है, इसका अर्थ अमितों में है। ठीक है, अगर हम निष्कर्ष देखें तो चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे संज्ञा पदों का सही रूप ज्ञात करने के लिए उनका लिंग, वचन तथा विभक्ति जानना आवश्यक है। तभी हम उस शब्द का जो सही रूप है, लिंग है, या फिर ये कहें जो अर्थ है वो सही तरीके से जान पाएंगे। जब तक हमें उसका लिंग, वचन और भक्ति ज्ञात नहीं होगी, हम उस शब्द को भी ज्ञात नहीं कर सकते, जिससे हमें वाक्य में शब्दों की भूमिका समझने में सहायता मिलती है। उपयुक्त सभी शब्द संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से विभिन्न लिंगों, विभक्तियों और वचनों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि देखिए ये सभी वर्ड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से आप इनके जो लिंग हैं, विभक्ति हैं, वचन हैं, उनको स्पष्ट दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पट धातु लरट लकार के तीनों पुरुषों तीनों वचनों के रूप लिखिए। यानी जो हमारा पट धातु लरट लकार है, इनके जो तीनों पुरुष और तीनों वचन हैं, इनके रूपों को आपको लिखना है। चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे संस्कृत में लट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है। यानी जो संस्कृत है इसमें जो लट लकार है इसका जो प्रयोग है वो भविष्य काल यानी फ्यूचर को दिखाने के लिए किया जाता है, फ्यूचर टेंसेस के लिए। यह कर्तव्य प्रयोग में होता है और इसके रूप लट लकार में समान ही मानते हैं, किंतु उनमें विशेष परिवर्तन होता है। यानी हम इसमें एक विशेष परिवर्तन देख सकते हैं। यहाँ पट धातु अर्थात पढ़ना के लट लकार के सभी तीनों पुरुषों और तीनों वचन में रूप नीचे दिए गए हैं। अब किस तरह से हम इनके तीनों रूपों और वचन में रूपों को देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पट धातु लट लकार के तीनों, अगर हम इन तीनों के रूपों को देखें तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये हमारा पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखेंगे किस तरह से। प्रथम जो पुरुष है उसमें हम देखेंगे पठिता, पठितोर और पठितारे। नेक्स्ट है हमारा मध्य पुरुष, जिसमें हम पठितास, पठिताथ्य, पठितांत देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर पुरुष। उत्तर पुरुष किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। उत्तर पुरुष में आप लिखेंगे पठितास्मीय, पठितात्वे, पठितात्मे। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। आपको ये पूरा ही फ्लो चार्ट जो है ये याद करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे एंड देखिए अब ये जो है हमारा पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए अगर आप ये चार्ट पेपर के माध्यम से इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, अदरवाइज यही चीज़ें बिना फ्लो चार्ट के आपको यहाँ इस तरह से देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें इस वजह से लिखी गई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से इसे लिख सकते हैं। यहाँ आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे नोट। नोट क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। लरट लकार के रूप भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करते हैं, यानी लरट लकार का जो रूप होता है वो भविष्य में जो होने वाली क्रिया हैं उनको दिखाती हैं। यह काल करिश्मेते पठ्यता जैसे रूपों में आते हैं। ठीक है, ये करिश्मेते जो पठिता होते हैं उनके रूपों में हम देख सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे हिंदी में मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे इत्यादि, यानी जो हमारी फ्यूचर वाले सेंटेंसेस होते हैं कि मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेंगे, या तुम पढ़ोगे, या तुम वीडियो देखोगे, या फिर तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, आप लोगों का एग्ज़ाम है। इस तरह से जो हमारे वर्ड्स होते हैं जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं वैसे ही ये संस्कृत में हो जाते हैं। अगर उदाहरण वाक्यों की बात करें तो स पठिता वह पढ़ेगा, यू पठिता तुम सब पढ़ोगे। ठीक है, अह पठितास्मि मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। ठीक है, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। एंड आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी जो आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा ईजी बना देंगी। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन कि आपको यहाँ की नोट्स कहाँ मिलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए या किसी और सब्जेक्ट की आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताना मत भूलिएगा। एंड वीडियो को लाइक करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।